हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये राइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपको हैप्लॉइड पार्ट भी मिलेगा और डिप्लॉइड पार्ट भी मिलेगा, और उस चीज को आप देख भी सकते हो लास्ट वाला जो उसमें है ना, वही ना प्लांटी वाले में, प्लांटी वाले में नहीं, लाइफ साइकिल किस वाले में दी गई आपकी मार्कोलॉजी? प्लांटी में ही दी है, प्लांटी में ना, एंड में, एंड में, एंड में, एंड में, एंड में आप देखो, चलो उसमें दिखा देते हैं एंड वाला पॉइंट, ठीक है। प्लांटी में सबसे लास्ट में जो बना हुआ है, देखो सबसे फर्स्ट नंबर वही मैंने बताया, इधर देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ देखो गैमेटोफाइट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक अनुसार ये हो गया गैमेटोफाइट एन लिखा हुआ है, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से क्या बन जाएंगे इसमें, यानी गैमीट्स बनेंगे, राइट। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब इसमें क्या बन गया, गैमीट्स, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, राइट, इसमें एग। और फिर क्या होगा, सिनगैमी मतलब फ्यूजन, फ्यूजन यदि होगा तो क्या बन गया ये स्पोरोफाइट वाला पॉइंट। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट किसमें डेवलप हो गया, स्पोरोफाइट में, मैंने बताया ना यहाँ जाइगोट बना, और जाइगोट जैसी बना तो वो क्या मल्टी सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाइए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में मैंने क्या बोला, 2n सेल्स होती है, क्या होता है मियोसिस, इससे क्या बनेंगे स्पोर, देखो लिखा हुआ है कौन से नंबर पे तुम देख रही हो, पेज नंबर 42 है ना, हाँ ठीक है। स्पोरोफाइट बना, देखो मियोसिस लिखा है, क्या बने स्पोर्स, स्पोर्ट्स फिर जर्मिनेट हुए, क्या बना दिया फिर से गैमेटोफाइट, कोई दिक्कत है, राइट। ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट में भी होती है और टेरिडोफाइट में भी होता है, राइट। हाँ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, कभी कभी उसको बोलते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक, पहले कौन सा बाद में कौन सा, राइट, तो इसलिए दिया जाता है, नहीं तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलो डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलो लगभग एक टाइप है, ठीक है। हाँ ये है कि ब्रायोफाइट के लिए आप ज्यादा भी कुछ पूछा जाए तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और टेरिडोफाइट में डिप्लोहैप्लॉन्टिक, राइट। पहले डिप्लॉयड होता है बाद में हैप्लॉयड आता है, परंतु इंडिपेंडेंट बनते हैं, उसका क्या कहते हैं डिप्लॉयड भी बिल्कुल अलग रहेगा और हैप्लॉयड भी बिल्कुल अलग रहेगा, दोनों बनते हैं टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक, हाँ उनमें डिप्लॉन्टिक होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों, राइट, डिप्लॉन्टिक। इसके पहले तक ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में यदि अपन बोले कि ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में हैप्लॉयड पहले होता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, राइट। टेरिडोफाइट में उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, नीचे साइड कौन सा बनता है 2n, उसके ऊपर या उससे रिलेटेड कौन सा बनता है n, ठीक है, तो वो क्या कहला सकता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक, राइट। यही है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा पार्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम कौन सा पोर्शन लेकर के चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन सर आप ईटीएस फिर से बताने वाले थे। अपूर्वा चलो बहुत कम, अरे तुम लोग ने ऐसे पूछ लिया करो, पहले अपन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, पहले तुम लोग जो प्रॉब्लम है ना, मेरी से पहले प्रॉब्लम सर मेरे को डाउट है। हाँ बिल्कुल पूछो। सर ये 1,3 DPGAL वाला पार्ट हम पे ऑफ फेज में लेंगे कि प्रिपरेटरी में? एक मिनट फिर रुक जा, अभी इसको मिटा दूं मैं, वन थ्री बिस फॉस्फेट यानी बीपीजीए है ना, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सर DPGAL, डीपीजीएल, यस सर। सर ये कहाँ आएगा सर? ये मैंने बोला था, भूल गई, ठीक है, मैंने बोला था इधर देख, सबसे फर्स्ट नंबर क्या है 3PGAL, 3PGL 2 मॉलिक्यूल अपन ने बनाए थे, इसके बाद इसमें फॉस्फेट ग्रुप भर जुड़ता है, राइट, H3PO4 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे, जिससे बनेगा 13DPGAL। इसको अपन ने एनसीईआरटी ने इसको गायब कर दिया, इस स्टेप को नहीं लेते हैं, राइट, और डायरेक्ट उन्होंने क्या बना दिया 13DPGA। हम लोग डीपीजीए बोलते थे, उन्होंने बीपीजीए यूज किया है, तो चलता है उसमें डी की जगह बी कर दो यार, क्योंकि सैलिसबरी रॉस की बुक में लिखा है ना, लेकिन अपने यहाँ इंडियन ऑथर की बुक यदि फिजियोलॉजी पढ़ी उसमें डीपीजीए लिखा है, राइट। मैं भी दिखाता हूँ यदि मुझे टाइम मिल गया, तो टाइम नहीं मिलता इसीलिए होता, नहीं तो मैं दोनों ऑथर की बुक दिखा देता। इंडियन ऑथर्स जो है वो डीपीजीए लिखते हैं, फॉरेन ऑथर जो है बीपीजीए लिखते हैं, बिस फॉस्फेट, राइट, तो वो बिस फॉस्फेट पढ़ा जा रहा है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ, और इस जगह पे क्या हो गया डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ये मालूम है, इस जगह पे क्या बना NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, ये बोथ द प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, एक हैवी एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज, राइट, तो वहां अपन ने क्या लिखा है ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ लिख दिया, तो इसको आप अलग कर सकते हो, ये स्टेप वाइज अलग कर सकते हो, उन्होंने इस चीज को स्टेप को अलग कर दिया, ये कुछ ट्रांजिशन फेज में आ सकता है, ये अपन बोलते हैं ना कि कुछ स्टेज ऐसी होती है ट्रांजिशन होती है, जैसे लाइक दैट आप अच्छे समझो, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू द एसिटिल कोएंजाइम, लिंक रिएक्शन,
पायरुविक एसिड कन्वर्टिंग टू द एसिटिक एंजाइम। कितने रिएक्शन, कितने एंजाइम लगते हैं? 3 एंजाइम, 5 को एंजाइम, राइट। लेकिन हमने तो एक ही लिखा, बिकॉज द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम वहां पे अपने लिया है, दिस इज अ मल्टीपल एंजाइम, वो मल्टीपल एंजाइम्स है। ये आप ध्यान रखो, आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ, बस उसको सुन लिया करो। कई एंजाइम्स का ग्रुप होता है, मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, राइट। ओके, कोई दिक्कत इसमें? सर तो ये वाला पॉइंट जो मैंने पूछा वो रेलेवेंट नहीं था। ये, हाँ, ये वाला पॉइंट जो है, ये मैंने बोला था तुम लोग को किसको काट देना है, यस सर। अलग कर देना, इसको पढ़ना नहीं। ये मैंने 20 बार समझा। ये अपने लिए मैंने बोला था कि इसको आप अपने याद करने के लिए, कि अपन भूलेंगे नहीं, उसके लिए मैंने एक हिंट दिया हुआ है, ठीक है। कि यार इसके बाद ये पीजीएल के बाद ये 1,3 कंफ्यूज हो गए तो नहीं बना, तो उस चीज के लिए मैंने बोला था कि पहले अपन आराम से किसमें कन्वर्ट कर लें, पीजीएल को, 3 पीजीएल को डीपीजीएल, और डीपीजीएल से फिर पीजीए बना लें, तो अपना सीक्वेंस बना रहेगा, ठीक है। भाई मैंने याद करने के लिए भर बोला था आपको, ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, और कुछ, किसी को और कोई सर प्रॉब्लम? और हम लोग जब क्रेब साइकिल पढ़ रहे थे तो सर उसमें एक NADH2 तो ग्लूटामिक एसिड बनाने में भी जा रहा था सर, फिर हमने वो वाले को माइनस क्यों नहीं किया? श्रद्धा फिर से। सर जब हम क्रेब साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें एक NADH2 ग्लूटामिक एसिड बनाने में भी जा रहा था, पर फिर हमने उस वाले को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? नहीं, वो देखो, वो क्रैश साइकिल वाला पोर्शन नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रैश साइकिल, ठीक है। वो क्रैश साइकिल में इंक्लूडेड है ही नहीं, वो तो एनाबॉलिक रिएक्शन में इंक्लूड होता है, वो एक अलग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आई बात? जो अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड फॉर्मेशन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रैश साइकिल, वो क्रैश साइकिल का भाग नहीं है, उसको अपन को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। वो तो मैंने इसलिए बता दिया कि को रिलेट होता है वो, ठीक है। कि स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं कि सर ये जो, यदि अमोनियम प्लांट्स में बन जाता है, राइट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से, तो बाद में एमिनो एसिड कैसे बनता है, तो लोग उसको जोड़ ही नहीं पाते हैं, राइट। कि क्रैब साइकिल में जाकर के ही वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट इनटू द एमिनो एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एसिड अच्छे सुनेंगे, राइट। क्या बोला मैंने? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट इनटू द एमिनो एसिड, कन्वर्ट है एमिनो एसिड। अब यही एमिनो एसिड जो रहता है, ये मान लो पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा? ग्लूटामिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? पायरुविक एसिड से, और बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसएमिनेज, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेज, राइट, अपना एमीन ग्रुप उसको ट्रांसफर कर देगा, तो दूसरा एमिनो एसिड बन जाएगा। उसी के बाद चाहे तो आप एक पेज नंबर निकालो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग घबराए मत करो, बिल्कुल नहीं तो बोलेंगे सर इतने भारी भारी वर्ड यूज कर रहे हैं, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। पेज नंबर निकाल लो, 204, 204 नंबर। यस सर। है ना? 204 ही से अपन ने लिया था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर NAD जो उसमें रहता है NH4, NADPH उसमें लग जाएगा, और फिर इसका ग्लूटामेट बनेगा। जब ग्लूटामेट बन गया, आप ध्यान रखना, ग्लूटामेट जब बन जाता है तो वो एक एमिनो एसिड है, जैसे कि ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस आप देखो तो वो है एमिनो डोनर, राइट। ये एमिनो एसिड है, ये वाला पार्ट जो है ये एमिनो एसिड होता है, जो इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने जैसा लिखा वैसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। R1CCOOH, राइट, और एक तरफ तो होगा NH2 और एक तरफ होगा H, यही लिखा है, ठीक है। NH3 प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, उन्होंने अलग अलग माइनस प्लस कर देते हैं, एक H यहाँ डाल लो भैया, तो ये हो गया, राइट। ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड अपना एमीन ग्रुप ट्रांसफर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसएमिनेशन। यदि आप देखो तो उसने केवल ट्रांसफर कर दिया उठा करके, ठीक है। तो HCOO ये वो जितना ही पार्ट होता है R1 के पास जो है चला जाएगा, और क्या बन गया? R1 और R1 की जगह पे R2 की जगह पे R1 आ गया, बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो एमिनो एक्सेप्टर होते हैं, और ये मैं आपको रिएक्शंस करके बता दूंगा। CH3COCOOH एमिनो एक्सेप्टर है, एमिनो एक्सेप्टर सोच लो R2 की जगह पर, ठीक है। R2 की जगह पे यदि आप CH3 मान लो, ठीक है। चलो कैसे होता है ये बता दे रहे हैं, ठीक है। सबको दिख रहा है? सबको दिखाई दे रहा है वो? यस सर। पेज नंबर 204, ठीक, पेज नंबर 204। ये है C, इधर है H, इधर है COOH, ये लेते हैं, इधर लेते हैं NH2 जो नॉर्मल है, इधर मैं H मान लेता हूँ। दिस वन इज अ ग्लाइसिन, दिस वन इज अ ग्लाइसिन। ये एमिनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट जो एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन, राइट। ग्लाइसिन एमिनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट है, जिसमें H होता है,
एल्किल ग्रुप कौन सा हो जाता है? H। CH3 यदि होता है तो एलानाइन, राइट। CH2OH होता है तो उसको सेरिन, सेरिन, राइट। ये मैंने बताया है, आप यदि जिसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल आप निकालो, नहीं तो आप बोलोगे सर पता नहीं कहाँ पढ़ाने लगे। बायोमोलिक्यूल निकाल लो भाई, राइट। देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन यहीं पर है, हमको कहीं भागना दौड़ना भी नहीं है। पेज नंबर 149 145, पेज नंबर 145। डायग्राम में देखो सबसे ऊपर क्या है? ग्लाइसिन, एलानाइन, सेरिन, GAS गैस, ध्यान रहेगा, मार्क कर लो याद करने वाला। GAS गैस, गैस से याद रखते हैं सबसे पहले GAS, राइट। तो वो तो याद रहते हैं, लेकिन एलानाइन है कि लाइसिन है कि ये है कि वो है, तो G सबसे पहले ग्लाइसिन, फिर दूसरा एलानाइन और फिर सेरिन। तो ग्रुप भी याद रह जाते हैं कि एल्किल ग्रुप कौन सा, कि सबसे सिंपल वाला पार्ट अपन को H जोड़ना है, फिर CH3 जोड़ना है, फिर CH2H जोड़ना है, याद हो जाता है। लेकिन फिर वो प्रॉब्लम आती है कि पहले कौन सा था, H वाला कौन सा है। तो अपन को ध्यान रहेगा G सबसे पहले आता है, GAS आता है, तो ये याद करना, मैंने बता दिया। H में है ग्लाइसिन, एलानाइन एंड सेरिन, राइट। ये हो गया सबसे पहले, सबने देख लिया, सबको मिल गया पेज नंबर 145 में जो एमिनो एसिड्स बने हुए 3, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 204 में, 204 नंबर पे आ जाओ फिर, राइट। अब ये दूसरा नंबर पार्ट, दूसरा, तो ये हो गया, इधर H मैंने जोड़ा, राइट। ये हो गया एक एल्किल ग्रुप जो उन्होंने लिया। दूसरा एल्किल ग्रुप CH3CO COOH, राइट, इस तरह से ले लेते हैं। मैडम आयुषी यहाँ हो जरा जल्दी से फटाफट, ठीक है। हाँ, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये दूसरा एल्किल ग्रुप है, मैंने इधर ले लिया, क्या है? पायरुवेट एसिड, CH3COCOOH, ठीक है। ये नंबर नोट करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो सबकी, ठीक है। तो क्या समझ में आए, ये इधर एक R1 था, यहाँ कौन सा R2, ये क्या है? पायरुवेट एसिड है, ये तो पायरुवेट एसिड है यार ऐसे। अब इनने क्या बोला, इसकी जगह पे दोनों को एक दूसरे से चेंज कर दो, इसकी जगह पे ये ले आओ, इसकी जगह पे ये ले आओ, चलो ले आते हैं, और क्या करते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट H यहाँ चला गया, देखो यही बना है ना उसमें, यही बना जाता है। अपन को क्या, देखो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन देख लेते हैं, राइट। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हो गया? हाँ, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब ये तुम लोग नहीं उतारना, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये CH3 हो गया, तो पहले कौन सा था, ये कौन सा था एमिनो एसिड? एलानाइन। अब क्या बन गया? पहले था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, अब क्या बन गया? एलानाइन। एलानाइन। तो ये ये ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस कहलाती है। यहाँ पता चला और कोई वाला एसिड आ जाएगा और उससे फिर बन जाएगा, ये होता है ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस, राइट। हालांकि लोगों की समझ में नहीं आती, आप ये ध्यान रखो, मैंने इतने इजी में समझा दिया आपको, ठीक है। हाँ, जब आप ये पढ़ोगे ना स्कूल में, तब समझ में आएगा कि अरे हमारे समझ में नहीं आ रही, ना मैडम की समझ में, ना हमारी समझ में आए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इतने इजी मैनर में बता दिया है, ठीक है, वहां मैं बता दूंगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जो एल्किल ग्रुप होते हैं उनको ट्रांसफर करके ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस कहलाती है, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। उससे दूसरे दूसरे एमिनो एसिड बनते जाते हैं, ठीक है। तो अपने सुविधा ये चीज थी कि वो जो बीच में आ गया ना, वो उसको अपन जाना नहीं है। वो तो उन्होंने बताया कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और अच्छे तरह से सुनिए, अच्छे से सुन लो, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड यदि ग्लूटामिक एसिड बनाएगा तो आगे साइकिल चलनी नहीं, अरे तो क्रैश साइकिल हुई नहीं ना, ठीक है। ये तो यहीं कहीं हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो यहाँ एंगेज हो गया, ठीक है। तो वो आगे साइकिल उसमें कंप्लीट ही नहीं होना है NADH2, तो उसमें ATP कैलकुलेशन वगैरह छोड़ दो फिर, ठीक है। उसके बारे में अपन को बात ही नहीं करनी, ओके। यस सर। हाँ, और कुछ? चलो अब आगे, अब हमारा कौन सा पार्ट चल रहा था, नेक्स्ट अपन लेकर के चलते हैं ETS, राइट। और मैंने मेरे ख्याल से भेज दिया था, आप लोग ने बना लिया होगा, बना लिया कि नहीं बना लिया? 2 पेज में बना, आयुष देखा नहीं? ये नहीं, हमने भेजा भी था पूरा,
हाँ पूरा कंप्लीट जैसा मुझे बनाना है वैसा, और मैंने बोला था उसको 2 पेज में इकट्ठे बना लेते ज्यादा अच्छा रहता, और 2 ही पेज का बना हुआ है वो, आप देखो रजिस्टर, वो एक में आएगा भी नहीं, वो मैंने दिखवाया था उसमें, यदि अब मेरे पास तो होगा नहीं, हाँ मिल जाएगा वो जरूर, उसमें जो डला होगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी चलो देखते हैं, मैं समझाता चला जा रहा हूँ, ठीक है, मैं समझाता चला जा रहा हूँ, आप ये ध्यान रखिए जैसे उसमें बना था बिल्कुल वही है, क्योंकि वही पार्ट, जैसे मैंने बोला कि सबसे फर्स्ट नंबर अपन ले लेते हैं AH2। AH2 बहुत जगह पे कंपाउंड है, दिस वन रिलीज द H2 एंड कन्वर्ट इनटू द A, और इसको AH2 वाले पार्ट को कौन रिसीव करेगा, NAD+, राइट, NAD+, और NAD+, now this one convert into the NADH plus H+, NADH+, H+, right, और फिर this one then again ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे, यानी ये जब कन्वर्ट होगा ये अपना हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड कर देता है, राइट, हाइड्रोजन दे देगा किसको, दूसरे कंपाउंड को जो होता है FMN, राइट, FMN, ये पार्ट दूसरा जो बनेगा वो है FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FES कंपाउंड होते हैं ये, फेरस सल्फेट कंपाउंड इसके साथ जुड़ा रहता है, राइट। तो ये है मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट है, दिस स्टैंड इन मेम्ब्रेन, दिस स्टैंड इन अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में, और ये कौन कौन से नंबर पोजीशन में, 4, 6 एंड 10, कौन से नंबर पोजीशन पे, 4, 6 एंड 10, राइट, और यहाँ एंजाइम कौन सा आएगा, NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज, दिस वन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, किस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, 1 नंबर, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद दूसरा एक और पार्ट होता है, जबकि सक्सीनेट और सक्सीनिक एसिड, राइट, कन्वर्ट इनटू द फ्यूमेरिक एसिड, सक्सीनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब भी इसमें से एक H2 रिलीज होता है, और ये रिसीव करता है कौन सा पार्ट, जो मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट होता है FAD, राइट, और FAD के बाद भी फिर फेरस सल्फेट कंपाउंड होता है इसी के साथ जुड़ा हुआ, तो FAD कन्वर्ट इनटू द FADH2, राइट, FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2, तो अपना H2 जो है यहाँ से इस जगह ये H2 वाला पार्ट आ गया, राइट, इस जगह भी इधर पे अपन लिख लेते हैं H2 वाला पार्ट आ गया, राइट, तो ये H2 यहाँ से ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जगह ही नहीं है इतनी ज्यादा, चलता है, तो बनाने के लिए तो मेरे ख्याल से आप लोग ने बना लिया होगा, मुझे मालूम है आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं बनाया होगा, ठीक है, तो ये हो गया H2 जो ट्रांसफर होगा, ठीक है इधर से, और इस जगह का एंजाइम आपको मालूम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज, बिल्कुल ठीक, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज दिस वन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, राइट, तो ये मैंने मेम्ब्रेन में आपको बताया था कि मेम्ब्रेन में अलग अलग, उस दिन मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, फिर इसके बाद ये मेम्ब्रेन में यही जो पार्ट होता है ये अपना H2 जो है ट्रांसफर करता है किसको, UQ को, राइट, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनाइन, UQ, UBIQUINONE, ubiquinone, और ubiquinone doesn't convert in the UQH2, UBIQUINOLE, ubiquinol, right, ubiquinone doesn't convert into the ubiquinol, reduce होने के बाद, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्योंकि अपन इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, राइट, इस कांड से। अब यूबिक्विनॉल जो रहता है, यहाँ ध्यान देंगे, यूबिक्विनॉल वाला जो पार्ट होता है जिसमें ट्रांसफर द H2 टू द साइटोक्रोम सिस्टम, राइट, और साइटोक्रोम जो सिस्टम है वो मैंने आपको बना करके बता दिए थे कि साइटोक्रोम सिस्टम किस टाइप से वर्क करेगा, इसमें हो जाएगा Fe और Fe3+, Fe2+, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये आपको ध्यान रखना है, H2 में से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाता है, H2 जो जाएगा ये 2H+, जिसमें ट्रांसफर इनटू द पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, राइट, सबको मालूम है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब आपके अंदर जो मैट्रिक्स चल रहा था, रेड साइकिल चल रही थी, वहां जो NADH2 FADH2 होते हैं उसका H2 उठा करके अब यानी मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया, राइट, और मेम्ब्रेन के बाहर मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में हो जाता है, राइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के बीच में, राइट, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, राइट, तो ये हो जाएगा ग्रेजुअली इंक्रीजेस यदि होता है तो pH बिकम लोअर, H+ बढ़ेगा तो pH कितना हो जाता है 4 to 5, राइट, ये लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, या तो फोटोसिंथेसिस में लिखा है या फिर रेस्पिरेशन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी यही प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन में यही प्रोसेस होती है,
राइट, तो ध्यान रखें। देन इसके बाद दूसरा अपन ध्यान देंगे, इसमें दो कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं इस जगह से, फिर दिस वन अगेन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द Fe3+ एंड Fe2+, और फिर ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो कंपाउंड्स आते हैं, दिस वन इज अ साइटोक्रोम सिस्टम। साइटोक्रोम ये कहलाता है B और जाएगा C1, राइट। तो साइटोक्रोम सिस्टम दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ध्यान रखना, राइट। ये क्वेश्चन बहुत पहले पुराने पूछे जाते थे। तो साइटोक्रोम सिस्टम कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। साइटोक्रोम सिस्टम कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नॉट हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ यदि देखते हैं NAD, FMN, FAD, ये कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और सर UQ भी तो होगा ना? हाँ, UQ को प्रोटॉन पंप लिया जाता है, उसको प्रोटॉन पंप बोला जाता है, ठीक है। यस सर। हाँ, उसको हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों को ही एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। वो प्रोटॉन पंप कहलाता है। दूसरी चीज पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर? NAD भी करता है, NADP भी करता है। यदि दोनों मिल गए अलग अलग, तो किसको मार्क करो? NAD को मार्क करोगे कि NADP को मार्क करोगे? बताओ। हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वो आप NAD लोगे कि NADP लोगे? कौन सा लोगे? क्योंकि NADP, ये आप ध्यान रखो, बहुत अच्छे से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो होता है कौन सा? NADP। और आप ध्यान को फोटोसिंथेसिस से ध्यान रखना, P आएगा उसमें, ठीक है। और रेस्पिरेशन में कौन सा आएगा? NAD, राइट। हमेशा ध्यान रखो कि फोटोसिंथेसिस में आप हर जगह देखो NADP, NADPH2, NADPH2, NADPH, राइट, ये होता है। तो अब आप बताओ, अच्छा, कि यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा होगा? NAD, NADP, NAD क्यों? सर क्योंकि रेस्पिरेशन तो हर ऑर्गेनिज्म करेगा, पर प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है हर जगह प्रेजेंट होगा, ध्यान रखेंगे। रेस्पिरेशन प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी, यानी प्लांट और एनिमल, इसकी NAD और NADP केवल किससे प्रेजेंट है? प्लांट, राइट। ये ध्यान रखिए, इसलिए यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा बोला जाता है? NAD। ये आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, दिस इज द NAD, नॉट अ NADP, राइट। NADP केवल प्लांट से प्रेजेंट होता है, एनिमल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया B, और इसके बाद इसको कहा जाता है, B के बाद इसको कहा जाता है C, राइट। और इसके बाद वाले जो दो सेंटर आते हैं वो अपन देखते चले जा रहे हैं, ठीक है। BC1CAA3, राइट। इसके बाद जो है वो है कॉपर सेंटर, ये आपको मैंने बता दिया था। थोड़ा सा मैं जगह इसलिए बचा रहा हूँ कि वही चीज पिछले बार बहुत आगे चला गया था। Cu2+, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+, और फिर से इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, Cu2+, और फिर इसका Cu+, और ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर सेंटर वाले इन पॉइंट्स को, कॉपर सेंटर वाले ये जो पॉइंट्स होते हैं, इनको कहा, ये हो जाएगा AA3, राइट। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लगातार इस जगह से ये मूव करता है, ये इन दोनों से होता हुआ इलेक्ट्रॉन इस वाले पार्ट में आएगा, ये इसको ट्रांसफर, ये मोबाइल होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये यहाँ से लेकर के इसके पास होता है, ये दौड़ करके जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, राइट। C यहाँ से निकल करके यहाँ पहुंचता है, राइट। इसके बाद मूव कर जाता है यहाँ से और इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपको ध्यान रखना है अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। अल्टीमेट आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, दिस वन इज रिसीव्ड बाय द O2, राइट। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा हो जाएगा? O2, राइट, राइट। इसको अपन हाफ O2 ले लेते हैं, और दिस वन कन्वर्ट इनटू द हाफ O2-, राइट। और ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली 2H+, ये कहां से ले लेगा? मैट्रिक्स से, और दिस वन कन्वर्ट इनटू द H2O, राइट। ये पूरी प्रोसेस कहां हो रही है? मैट्रिक्स में, राइट। ये पूरी प्रोसेस कहां होती है? मैट्रिक्स में। ये एम्स का पुराना क्वेश्चन था और आपसे अब पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग ETS वाटर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स। वाटर फॉर्मेशन मेम्ब्रेन में नहीं होता है, आप ध्यान रखना। वाटर फॉर्मेशन कहां पर होता है? मैट्रिक्स। हाँ, और ETS कहां चलती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETS चलेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, परंतु जो वाटर फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है? मैट्रिक्स में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत वजनदार क्वेश्चन था ये, राइट। और इसमें दो चीज तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सेंटर वाले साइटोक्रोम कौन कौन से हैं? AA3, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछ लेंगे, ऐसा नहीं, आप लोग के समय में कभी आ सकता है, और किसी भी समय, इसके पहले भी, राइट, किसी भी समय क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब इसके बाद अब आप ध्यान देंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बना के बताया था, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये पूरे पार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन में। मैं अलग से ले जा रहा हूँ आपको, ठीक है, अलग से ही बताता हूँ आपको। थोड़ा जगह मुझे और कर रहे हैं कि इधर आ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलता है और हो पाएगा। चलो आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, हाँ राइट। सुनिए, अब मेम्ब्रेन में ये वाला पार्ट होता है, आप ध्यान देंगे, इनर मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन। और इसके बाद इधर कौन सा है? आउटर मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन किस टाइप की प्रेजेंट होती है? ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको बता दिया है, इस टाइप से, लिपिड वाला, राइट। लिपिड बाय मॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें, लिपिड बाय मॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंट होते हैं इस टाइप की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन हो गई, राइट। थोड़ा सा आपको हिलेगा, इसको दूर ही कर दो और वैसे ही दिखाऊं। चल रहा, ठीक है, अब सही, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस जगह पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीसोम, राइट। ऑक्सीसोम वाला जो पार्ट कहलाएगा ये ऑक्सीसोम। और इसमें क्योंकि सब चीजें फुलफिल हो जाएंगी ना जितना लिखा हुआ है ये पार्ट, और इसके बाद इसमें अल्फा बीटा जो है 3 अल्फा 1 2 3, 3 अल्फा 3 बीटा, राइट। ये 3 अल्फा 3 बीटा, गामा डेल्टा एप्सिलॉन, राइट। ये सब मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, राइट, ये वाला पार्ट। अब इसमें से आप ये ध्यान रखिए कि पूरी की पूरी जब प्रोसेस हुई तो इसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ये था पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, राइट। ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन, राइट। ये सुनते चले जाओ भैया, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगी IM और OM क्या है। ये है इनर मेम्ब्रेन, ये कौन सा है? आउटर मेम्ब्रेन, ये है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। अब पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में किस चीज का डिपोजिशन हो गया है? 2H+, मतलब सॉरी H+, राइट। ये 2H+ के मैनर में ही अपन ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2H+, 2H+, राइट। तो H+ ज्यादा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से यदि अपन देखते हैं अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ, ठीक है, इसको ऑफ कर दूं आयुष, अच्छा दिख नहीं रहा, ऑफ कर दूं, चलो ठीक है, रुक जाओ। अब यहाँ समझो, ठीक है, देखो यहाँ इसके इनसाइड कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना, इनसाइड कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इनसाइड कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ये आप ध्यान रखेंगे, इनसाइड कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और 2H+ पूरे बाहर के जितने H+ थे वो यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए, और इवन जो वाटर वाला पार्ट है ये भी इससे H+ निकाल के इसमें यूज कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब इसका जो pH है, इस जगह से अपन देखें, इसमें जो pH है ये बढ़ जाता है, 7 to 8 हो जाता है, राइट। और जो पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या जाएगा? H+ ज्यादा है तो इसका pH कितना हो जाता है? 4 to 5, मतलब ये एसिडिक हो जाएगा, ये एल्कलाइन हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट एसिडिक हो गया, ये वाला पार्ट एल्कलाइन हो गया। मेम्ब्रेन के अंदर साइड यदि अपन बात करें इस जगह पे लेकर के आए, ठीक है, तो मेम्ब्रेन के इस वाले पार्ट में, यहाँ इस वाले पार्ट में कौन सा हो गया? ये एल्कलाइन, राइट, क्योंकि इसमें pH कौन सा है? 7 to 8, राइट। और मेम्ब्रेन के अंदर इस वाले पार्ट में ये हो गया एसिडिक, और pH कितना हो जाता है? 4 to 5, राइट। ये एक ग्रेडियंट स्टेबलाइज हो गया। एक तो प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉन का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर साइड, ठीक है अनुष्का, ये ध्यान देना। अब देखो जो तुम पूछ रही थी उसके अनुसार, तो ये 2H+ वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पोर्शन को अपन इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है F0, राइट। ये कहलाता है F0, इसको कहते हैं F1, ये कहलाता है पूरा F1, ये कहलाता है F0, ठीक है। ATPase कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, F1 एंड F0, राइट। ATPase कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, F1 एंड F0, और एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा है कि F1 प्रोट्रूड आउटसाइड, मतलब ये मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है, जबकि F0 एम्बेडेड विद इन द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही धंसा होता है, ये वाला पार्ट, राइट, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा। कोई दिक्कत किसी को? आप सुनेंगे, राइट। इसके बाद 2H+ को ये घुमा के ये वाला पार्ट फैसिलिटेट डिफ्यूजन करता है, राइट, बिना एनर्जी के इसको ये मूव करता है, और जिसकी वजह से इधर से 2H+ जो है, इसको 2H+ को ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे, जो मैं बोल रहा हूँ, 2H+ यहां से निकल करके इधर बाहर 2H+ इस जगह, ठीक है। लेकिन वो किस पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन से किस वाले पार्ट में आया? नेगेटिव वाले पार्ट, किसमें? नेगेटिव वाले। और नेगेटिव फील्ड में जैसे ही आता है, आप ध्यान रखना कि जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, क्या जनरेट होती है?
राइट। तो जिसकी वजह से ये जो एटीपी का हेड है, एटीपी का हेड जो होता है ये केमिकली चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? केमिकली। ऐसा नहीं कि दोनों को पकड़ पकड़ के, नहीं नहीं, वो तो पकड़ता है, साथ ही साथ टेम्परली ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में आता है और ये दो चीजों को यहां से उठा लेता है। एक कौन सा पार्ट? एडीपी प्लस कौन सा ले लेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, दोनों को जोड़ करके कन्वर्ट कर देता है एटीपी। राइट। तो ये होता है कॉन्फिगरेशनल चेंजेस। ये डजंट वर्क एज अ एंजाइम, ये एंजाइम जैसा है, इसको कैटालाइज करता है। जैसी एनर्जी इसको मिलती है एडीपी से पीआई को जोड़ करके एटीपी बना देता है। राइट। तो दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द, इसको अपन बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं कौन सा? F1 या हेड। इसको मैंने लिखवा दी, इसको हेड, स्टॉक एंड बेस। राइट, हेड, स्टॉक एंड बेस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है कि एटीपी फॉर्मेशन टेक प्लेस इन हेड, स्टॉक एंड बेस। कहाँ बनता है? हेड। राइट, ये आप ध्यान रखना है, यानी हेड ऑफ द ऑक्सीसोम या F1 F0 पार्टिकल, स्टॉक और बेस, इस तरह के क्वेश्चन पूरे आते रहेंगे। राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आप लोग सूफी समय नहीं बनते हैं बस, ये तो बहुत इजी मैनर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर से बता दे रहा हूँ। पूरा जो इसका कीमोऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी जो मिसेल ने बनाया, उसका मेन थीम क्या था, मेन पर्पस क्या था? टू क्रिएट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। राइट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, सॉरी प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दो। राइट, इस साइड में कौन सा चार्ज है? मेम्ब्रेन के एक साइड में नेगेटिव चार्ज, राइट, दूसरे साइड में कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अब एक ही पार्टिकल को उठा करके उन्होंने क्या किया, यहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दिस वन एक्सिबिट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दिस वन एक्सिबिट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। राइट, ध्यान रखना, एक्टिव नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या करता है, एक 2H प्लस को उठा के कहाँ फेंक देता है? दूसरे साइड से निकाल देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में डिफरेंस की वजह से यहाँ एनर्जी जनरेट होती है, जिसमें कन्वर्ट द एडीपी और पीआई को जोड़ के एटीपी का फॉर्मेशन करता है। राइट, ये कीमोऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी है और इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 2H प्लस फॉर्म 180, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। राइट, 2H प्लस फॉर्म द 180। एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द एटीपी फॉर्मेशन concentration gradient increases or decreases? बताओ, between the membrane. सर डिक्रीजेस। Decreases, क्या हो जाएगा? Decrease during the ATP formation during this one process. ठीक है, concentration gradient decrease, concentration gradient decrease। चलो पेज नंबर निकाल लो, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एनसीईआरटी में ही दिखा रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इन सब चीजों को ध्यान नहीं दे पाते हैं और बाद में बस वही दिमाग लगा के बैठे रहते हैं और कुछ भी स्टेटमेंट में गलत गलत करके आ गए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, आ जाओ जरा बिल्कुल लास्ट नंबर पे, बिल्कुल पेज नंबर 234। बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने लिखा है, फिर अपन एनसीईआरटी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। पेज नंबर, उसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सुनेंगे, फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप सुनिए। फॉर ईच एटीपी प्रोडक्शन, मिला सबको? मिल गया सबको? एवरीवन? सर पेज नंबर रिपीट कर दीजिए। नंबर 234, 234 मिला यस सबको? सर। हाँ, फर्स्ट पैरा की लास्ट थर्ड नंबर लाइन, फॉर ईच एटीपी प्रोडक्शन 2H प्लस passes through F0 from the intermembranous space to the matrix, from the F0 से ना 2H प्लस, इधर देखो, इधर भी देखते आओ, 2H प्लस F0 से होकर के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से बाहर फेंक जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, डाउन द, समझ में बात? ये स्टेटमेंट आएगा, यही नहीं बनेगा आधे से ज्यादा लोग। राइट, वही बड़बड़ा जाएंगे, दिस वन डाउन। तो एटीपी फॉर्मेशन के समय में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या हो जाता है? कम। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसको यहाँ भेजा तो चार्ज डिफरेंस बढ़ाया, फिर आप उसको वहीं भेज दे रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे? डाउन कर। समझ में आई बात? यही एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। और जितना जब मैं एनसीईआरटी में मार्क कराता हूँ तो बहुत अच्छे से उसको मार्क करके रखो। राइट, और फिर मैं जब बोलता हूँ ना बाद में, जब मैं 12th में जब आप लोग पहुंचोगे, मैं बोलता हाँ आता हूँ, हो छोड़ जाते हैं। अच्छा हाँ सर, आपने तो मार्क कराया था, लिखा जरूर अपन तो, हमारे दिमाग में नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आप उसका अच्छा खासा 234 में नंबर भी देखो, उसका डायग्राम देखो, बिल्कुल 2H प्लस को भेज रहे हैं, एटीपी फॉर्म कर रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, F0 F1, पूरा बढ़िया बढ़िया डायग्राम की स्टडी बहुत अच्छे से करो। आपकी बात तो पीसीआर के ही डायग्राम से उन्होंने 3-4 क्वेश्चन दे दिए उठा करके। ठीक है, एक पार्ट था 12th का पीसीआर टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया सारा कुछ जो इसके बाद बनना था। राइट, उसके बाद जो बनना है, अब आप लोग ने बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया है।
सबने ये बनाया कि नहीं बनाया? सर नहीं बनाया है। तुम लोग ने नहीं बनाया? चलो बनाओ नो सर। बनाओ बनाओ बनाओ, अभी बनाओ, इसमें और भी बना दो। नहीं, मैंने इसलिए भेजा तो था कि उसको बना के रख लो। मैंने हाँ भेजा था, लेकिन मैंने नहीं, वो तो ठीक है, मैंने फिर एक बार और अपलोड किया है डायग्राम। मैं अपने वाले की बात कर रहा हूँ, जो आयुष ने किया था वो वाला नहीं, जो मैंने अपलोड किया था यार। दो डायग्राम है, मैंने बिल्कुल कंप्लीट बना हुआ है, पूरा पूरा कॉपी का एक पार्ट। ठीक है, तो चलो पीडीएफ वही। और सेम सेम नहीं थे, चलो देखते हैं, अभी दिखा दे। चलो हम दिखा दे रहे हैं, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग तो बनाओ। तुम लोग चालू हो जाओ जरा, और पूरे पेज में बनाना है। फोटो बाद में भेजी, हाँ यही 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 वाला। ये बाद में बनेगा उस साइड। हाँ ये वाला पार्ट उधर के बाद बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ये वाला पार्ट उसके बाद बनाना है आपको। मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है, जो मैं दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ, तुम लोग के पास तो है यार। एक्सक्यूज मी सर। है ना, बस इसको सीधा कर कैसे करते हैं देखना पड़ेगा। हाँ सीधा करके नहीं बनेगा मेरे, पक्का, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई साहब। मैंने दो भेजी हैं, मैंने दो वो भेजा था, एक था ईटीएस वाला, ईटीएस वाला, और उसी के बाद जो था ये वाला पार्ट। आप लोग के पास है, इसको देखो आप लोग के पास मोबाइल में, ठीक है, मैंने उसने बनाया नहीं। अब सर इस नोट्स में लिखा है कि O2 acts as final hydrogen acceptor, पर अभी आपने क्लास में बताया कि O2 acts as final electron acceptor, तो सर कौन सी लाइन करेक्ट है? वो अपन अल्टीमेटली एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये देखो आप लोग अच्छे से देख लो, 1 मिनट के लिए बार स्क्रीन शेयर मैंने किया है, कैसे बनाना है वो आप देख लो। उसमें तो वो तिरछे में आ रहा है यार, इसको सीधा कैसे किया जाएगा, बड़ी दिक्कत है, इसको डायग्राम नहीं आ रहा ना, वो उसमें नहीं है ना, ये फेसबुक सर इमेज को डाउनलोड करके रोटेट कर दीजिए, सीधा हो जाएगा। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, स्टॉप करके अलग से करते हैं। तब तक तुम लोग तो ये बनाओ, चलो इसको बनाओ। ये ना बनाओ, जल्दी बनाना है बस।
अभी हाँ अभी 26 का है। तुम लोग का नहीं है, तुम लोग का नहीं है, 12th वालों का। तुम लोग का हाँ हाँ तुम लोग का भी नहीं है, कि एक्चुअली सर बोल रहे थे कि दोनों के टेस्ट इकट्ठे ले लीजिए, मैंने मना किया क्योंकि आप लोग का जो टेस्ट होता है वो सब लोग देते हैं ना। वेरी गुड। राइट, इस टाइप से बनना है, आप लोग को उसमें दिख भी रहा है, यदि आप देख रहे हैं, यहाँ से नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। देखो AH2 NAD+ से NADH2 का फॉर्मेशन, ये NADH डिहाइड्रोजनेज, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, राइट। और ये अपना ट्रांसफर कर देता है हाइड्रोजन FMN को, जिससे FES कॉम्प्लेक्स होते हुए यूबिक्विनाइन के पास पहुंचेगा, फिर सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। और ये सब लिखा हुआ है इस जगह पे, यदि आप देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, राइट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है जबकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को यदि कोई कंपोनेंट जाके इनहिबिट कर दे, राइट। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को करता है मैलोनेट, राइट। ये आपके एंजाइम वाले पार्ट में दिया हुआ है, मैलोनेट इसको करता है, जिससे FAD के पास फिर FE और यूबिक्विनाइन, ये यूबिक्विनॉल हो गया, ये यूबिक्विनाइन, यूबिक्विनॉल, तो यूबिक्विनॉल है प्रोटॉन पंप, ये होता है डजन वर्क एज ए प्रोटॉन पंप, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा 2H+ पेरिकॉन्डल स्पेस में। और ये पूरा बना हुआ है साइटोक्रोम सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये बता दिया था। और फिर इसके बाद 4 जो है, और ये साइटोक्रोम सिस्टम ये वाला ये C है, C मोबाइल एलिमेंट होता है, जिसमें आप देख लो ऐसा बनाया गया है, जो पहले मैंने ऐसा बनवा दिया था, साइटोक्रोम C, राइट। और इसमें यहाँ पे लगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इस जगह पर दिख रहा है सबको, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, अभी मैं लिख दे रहा हूँ डायग्राम में भी, ठीक है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के ऊपर वर्क करता है KCN, पोटेशियम साइनाइड, H2S या CO। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया, यानी आप लोग के लेवल का नहीं है, लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए पोटेशियम साइनाइड, H2S या CO ये बढ़ते हैं, यहाँ पे वर्क कर देते हैं। ये है इस वाले पार्ट को यदि मैं ले लूँ, यदि बड़ा कर दूं, ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये पार्ट है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के ऊपर। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द A3 टू द O2, और O2 जो रहता है फिर इसके बाद हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से रिमूव कर देता है, जिसको अपन बोल सकते हैं। और हाँ, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी यदि पूछा जाता है, श्रद्धा जो तुम बोल रहे थे ना, तो वो O2 लिया जाता है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और हाइड्रोजन को भी रिमूव करने वाले कौन सा लेते हैं? O2 लेते हैं, क्योंकि O2 ही तो उसको अलग कर रहा है ना, राइट। तो ये चीज आप उसको ध्यान रखेंगे, O2 ही इसके मैट्रिक्स से H+ को अलग करता है, जिससे H2O बन जाएगा। और ये वाला पार्ट आपने देख लिया, इधर पे आप लोग को बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, जिससे ADP ATP 2H+ और इस टाइप से पोर्शन पूरा बनाना है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी इनर मेम्ब्रेन, पेरिकॉन्डल स्पेस, pH लिखा है 7 to 8 है ना, 4 to 5, और इधर से 2H+ ट्रांसफर होगा, पूरा इस टाइप का आपका डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग डायग्राम बना लेंगे, एक काम करते हैं, राइट, आप लोग डायग्राम बना लेंगे ना, ठीक है ना। उस अच्छा खासा तो है, किसी कोई जो अभी मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन शेयर में जो आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ। सर FMN के बाद जो FES लिखा है उसका एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। फिर से श्रद्धा, कौन सा, क्या बोल रहे हैं? सर FMN के बाद FES लिखा है, उसका एक बार आप फुल फॉर्म बता दीजिए। FMN के बाद ये FES कॉम्प्लेक्स होता है, फेरस सल्फेट, उसमें भी देखो श्रद्धा, जो आप लोग के उसमें देखा बना हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, हाँ, जो आपका 12th वाले पार्ट में है, जो 11th वाले पार्ट में NCERT में,
एनसीईआरटी में जो बना हुआ उसमें भी देखो FMN के बाद FeS कॉम्प्लेक्स, ये पूरा फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन उसमें प्रेजेंट होता है, सल्फर उसमें प्रेजेंट होते हैं उस पूरे कंपाउंड के साथ। तो वो पूरा जो कंपाउंड बनता है FMN, जो प्रोटीन है FMN, उसी के साथ फेरस सल्फेट भी प्रेजेंट होता है, वो पूरे कॉम्प्लेक्स जैसा वर्क करते हैं। ठीक है, देखो उसमें डायग्राम में बना हुआ है, डायग्राम भी देखो, पेज नंबर 233, पेज नंबर 233, जो ETS वाला पार्ट बना हुआ उसमें भी देखो FMN के बाद FeS लिखा होगा, फेरस सल्फेट लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? यस सर। ठीक, इसमें और किसी कोई प्रॉब्लम? तो अपन आगे चलते हैं भाई। मेरे ख्याल से सही कि बनाते रहोगे, बनाओगे तो कोई मतलब नहीं, आराम से बना लेना, है ना, बढ़िया। यस सर। फिर से हाँ, नहीं इसको यहां से यहां बना लो, इस टाइप से मूव करते, या बीच में बना लो। किसमें? हाँ, उस वाले डायग्राम में नहीं बना हुआ है, उस वाले डायग्राम में C लिखा है ना, यहाँ देखो साइटोक्रोम C लिखा हुआ है, उससे यहाँ पर आप बना दो, या बीच में, दोनों ही चलता है। जो वो बना हुआ है वो उसको मूव करने के लिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, और ये वाला पार्ट जो है ये भी मेरे ही बनाए, वो भी है मेरे बनाए, ये भी है यार, जो आपको अडॉप्ट करना है कर लो, राइट। बस ये ध्यान रखना, C इज अ मोबाइल एलिमेंट, C जो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये डायग्राम में जो आपको स्क्रीन शेयर उसमें दिखाई दे रहा है कि C इज अ मोबाइल एलिमेंट, C जो है मूव कर रहा है, राइट, तो वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ यदि FeS भर लिख लोगे ज्यादा इसको यहाँ बना करके यहाँ कर लेना, राइट। तो आप यदि इस वाला ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है ना, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ, एक में अरे दिख रहा हूँ ना, रहे हैं। हाँ तो दिख रहा हूँ, तो उसको आप यहाँ इस जगह से एक बना लो, उसको यहाँ भेज दो जाए ज्यादा, इसको C बना लेना, Fe3+, Fe2+, और इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, Fe3+, Fe2+, इसको यहाँ कन्वर्ट कर दो, और ये हो जाएगा C, और इसको यहाँ से गायब कर दो, सीधा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा इधर से, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और इसमें अपन को क्या लिखने को रहेगा, साइटोक्रोम सिस्टम C, राइट। ये हो गया, बीच में अपन C कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट, यानी मोबाइल साइटोक्रोम सिस्टम जो है वो कौन सा है, C है। ठीक है, बिल्कुल अभी बता दे रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है वो आप सुनते चले जाओ, राइट। तो ये Fe वाला पार्ट, ये वाले इससे ऐसा भी आप बना सकते हो जैसा कि मैंने इसमें बनाया है, और मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, इसकी फोटो भी ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, अभी मुझे पूरा बना लेना। ठीक है, इसको मुझे पूरा, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सुनिए, अब आप सुनते चले जाओ। आप लोग स्क्रीन शेयर वाला पार्ट ये मैंने कर दिया, आप लोग के पास ये बना हुआ है, अब आप समझ लो इसमें से। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, और पूरी चीजें फिर नहीं तो मुझे दिखाई देती कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आना आस्था, आना, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? यदि कोई देखो, यदि नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछेंगे। अपराजिता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अपराजिता, यस सर। इन लोग, अच्छा तुम बोल देते हो यार, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। रुक जाओ, उसको होस्ट में चेंज कर दो, तो मुझे वहां समझ में नहीं आती, क्लेम होस्ट। चलो अब दिखाई देगा। अपूर्वा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, भूमि? अरे मौली नहीं दिखाई देती, मौली का पता ही रहता है, मौली कभी कभी एंटर होती है, कभी कभी गायब हो जाती है। ठीक है, ओके। शिवम, सुरभि? यस सर। शिवम, ओके। सुरभि, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके ओके। नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन आगे चलते, कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट। क्योंकि देखो, एक तो इसलिए है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़ा चार्ट, इतने मोबाइल में पार्ट में बताना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। और यही क्लास में रहते ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कौन सा वो वाला, वो तो बना हुआ है, बेवकूफों, वो नहीं समझ में आ रहा क्या? समझ में आई बात? तो वो फिर आराम से समझ में आता है कि यही सारा पार्ट समझा देना, और इस जगह पर, ठीक है, राइट, ओके 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 ओके, राइट। तो ये पूरा जो पोर्शन है, फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छे सुनते चले जाएंगे। फिर से, किस किस जगह पे NAD और FAD का फॉर्मेशन होता है? तो जो NADH2 जो बनता है, राइट, देखो एक बहुत अच्छी बात जो मैंने फिर से बताई कि NADH2 जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में बनता है एक जगह पर, लिंक रिएक्शन में बनता है एक जगह पर,
राइट, और क्रैश साइकिल में बनता है 3 जगह पर, और FADH2 बनता है 1 जगह पर, राइट। तो जितना भी NAD होगा वो अपना हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर करेगा, FMN को, राइट, और FMN इसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा, यूबिक्विनाइन को, राइट। और FAD जो रहता है, जो FAD बनता है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो H2 कहाँ ट्रांसफर कर देगा, FAD के पास, राइट। और इस जगह लगेगा सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। कौन सा होता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज आप ध्यान रखना, यहाँ हालांकि अब आप लोग के लिए नहीं बताना था, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर होता है मैलोनेट। इनहिबिटर कौन सा होता है, मैलोनेट, जो मैंने आपको बताया उस दिन ही मैंने समझाया था, तो इसको यही समझ लो, और उसी के अनुसार जो जिस तरह का, क्योंकि यहाँ बताएंगे ना खिचड़ी मच जाएगी बिल्कुल, राइट, इसलिए अपन रहने देते हैं। जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, राइट, और आप लोग समझ गए, और मुन्ना भाई समझ में आई बात, हाँ। तो आप लोग जो है सब्सटेंस है, ठीक है, ES ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट, ये पार्ट रियल में तो सही रिएक्शन हुआ, तो मुन्ना भाई आ गए, तो आपकी सीट किसी और ने ले ली ना, समझ में आई बात। तो मैलोनेट जो होता है वो मुन्ना भाई होता है, उसको हटाना पड़ेगा, उसके आगे CBI लगेगी, या अपना नंबर बढ़ाओ, जाके पीटो वीटो उनको, तब कहीं जाके होता है। तो दिस वन टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, राइट, ये अलग होता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये पहले AICMT में आ चुका है, क्योंकि नीट उसमें है, NCERT में दिया हुआ, राइट। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और रिवर्सिबल होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, राइट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो आगे वर्क करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक ही एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, ये है, 3 एग्जांपल है टोटल आपकी NCERT में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, राइट। तो पहला तो ये मैंने बता दिया, कौन सा हो गया, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए कौन सा हो जाएगा, सक्सीनेट, और सक्सीनेट के लिए इनहिबिटर कौन सा हो जाएगा, मैलोनेट, और ये कौन सा हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। तो इसके ऊपर यदि मैलोनेट यदि वर्क करता है तो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। तो ये हो गया यूबिक्विनाइन, दिस वन ट्रांसफर द H2, ठीक है। तो ठीक, हाँ, दिस वन ट्रांसफर द H2 टू द पेरिकॉन्डियल स्पेस। तो पेरिकॉन्डियल स्पेस में क्या हो जाएगा, pH प्लस ज्यादा होगा तो pH कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, राइट। जो हमने लिखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब ऐसे हाथ से देखो तो दिख रहा है, राइट। तो एसिडिक हो जाएगा, और बाहर साइड कौन सा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो, सपोज, राइट, जब यार इतना मैथ से मानते रहते हैं, एक्स एक्स एक्स, सपोज एक्स, ठीक है। तो यहाँ ही मान लो, जैसे ह्यूमन में था, ह्यूमन में जब एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स क्रोमोसोम, दिस वाज द एक्स, राइट, ये अननोन था, समझ में बात। जब पहली बार डिस्कवर्ड किया तो हेनकिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला अच्छा क्रोमोसोम, मान लेते कि एक्स है, ठीक है, तो वो एक्स क्रोमोसोम बन, हाँ, ये एक्स इसी टाइप से आया कि उसके बारे में मालूम ही नहीं था, तो उन्होंने अच्छा कुछ अलग टाइप का क्रोमोसोम दिख रहा है, ओके ये फीमेल में होता है, इसको मालूम सपोज एक्स, तो वो एक्स माना गया, तो एक्स तक चल रहा है। तो एक्स के बाद कौन सा आ गया, दूसरा बोला, जो भैया मान ली तो दूसरा ले लो, वाई है, ठीक है, तो एक्स और वाई ले लिए, नाम ऐसे पड़े दोनों के, तो एक्स कैसे लेना चाहिए था, उन्होंने बोला ये अननोन है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो अपन जैसे मैथ्स में सपोज करके लेते रहते हैं, वैसे ही बायो में ले लो सपोज करके एक्स, ठीक है, तो वो एक्स ऐसे आ गया, ठीक है। तो क्या अच्छी बात लगी, ठीक है ना। तो जो फीमेल में 2 एक्स है, 2 अननोन चीजें, राइट, तो एक ही ज्यादा है, 2 टाइप के ऐसे एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो दूसरा जो छोटा हुआ, हमने बोल दिया, बोलो यार वाई, यार इसके बाद वाई आएगा, ठीक है। तो हाँ, यूबिक्विनाइन ये हो गया, साइटोक्रोम B C1, और C जो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके बाद ये पहुंच जाता है AA3, इसके कॉपर सेंटर होते हैं, राइट, और इस जगह को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, राइट। दिस वन ट्रांसफर इट इलेक्ट्रॉन टू द O2। तो ये श्रद्धा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है, O2, राइट। ये आप ध्यान रखना कि इसमें NCERT में लिखा हुआ है कि पूरी जगह पे तो कहीं किसी भी जगह पर O2 वर्क करता नहीं है, आखिरी में जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो दिस वन आल्सो वर्क एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। जब आपने जबरदस्ती O2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया तो पॉजिटिव उसको उठाना पड़ता है, पूरी प्रोसेस ऐसी चलती है। जबरदस्ती उसको नेगेटिव लाद दो आप, तो बोलेगा भैया मेरे को तो न्यूट्रलाइज करो, H2 को पकड़ लो, राइट। तो वो फिर इसके बाद H2 को पकड़ के वाटर बना देता है, राइट। तो ये वाटर बनता है कहां पर, मैट्रिक्स में, ठीक है। इस जगह पर लगता है एंजाइम, जो मैंने आपको बताया था, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये मैंने आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया में लिखवाया है, यदि ध्यान हो तो, राइट। और यदि Yes, sir. ठीक है, जो मैंने बोला था बाद में आएगा, ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये अब NCERT में है, अभी अब अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इंक्लूड अंडर द कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अभी मैं NCERT में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तो आप लोग उसको पढ़ते चले जाएंगे एक बार से, राइट। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, राइट। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज वाला जो पार्ट होता है, इसका वर्ग पूछा जाता है,
दिस वन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द A3 टू द O2। मेरी बात समझ में आई सबको? दिस वन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द A3 टू द O2, राइट। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज पर ही पोटेशियम साइनाइड वर्क करता है। ये अब आपके कोर्स के बाहर का है, राइट। और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन कैसे होते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब पोटेशियम साइनाइड H2S जो एक पॉइजनस गैस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखा हुआ है उसमें, देखना, राइट। नॉन कॉम्पिटिटिव देखो, क्योंकि वो एक चीज के लिए मैंने उस दिन ये बताया था कि वो क्या होता है, एक्टिव साइट्स के लिए नहीं दौड़, राइट। उन्होंने बोला कि भैया ये एंजाइम हो गया, ये एंजाइम हो गया, थोड़ा एंजाइम को अलग कर। अब ये करता है दूसरे लॉजिक के अंदर, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अंदर। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बोलती है कि जब कोई भी सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट से जुड़ता है तो एंजाइम का शेप चेंज होता है, राइट। लॉक एंड की मॉडल बोलता है कि पहले से ही एंजाइम का रिसेप्टर फिक्स होता है और वो सबस्टेंस के जाकर के वैसा उसमें जोड़ा जाता है पहले से ही। ये कौन सा पार्ट है? लॉक एंड की मॉडल। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बोलती है नहीं, वो कैसा भी प्रेजेंट होता है, जब कोई सबस्टेंस आएगा तो उसको इंड्यूस करता है, फिर वो आकर के ऐसा जुड़ेगा। जब ये जुड़ता है तो बॉन्ड फॉर्म करता है, यदि ये जुड़ेगा नहीं तो बॉन्ड ही नहीं फॉर्म करेगा। समझ में बात? क्योंकि इस जगह पे आप अच्छे ध्यान को, बहुत जगह पे लिखा है साइड चेन, ठीक है। मैं हमेशा जाता हूँ आप लोग कैसा बना करके बताऊं तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा इससे इसमें, ठीक है। तो ये वाली जो कहलाती है साइड चेन कहलाती है। ये साइड चेन जब तक इस एंजाइम को सबस्ट्रेट को पकड़ेगा नहीं, आगे रिएक्शन नहीं, राइट। तो वो इस टाइप से सबसे पहले इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या बोलती है, एंजाइम किसी भी शेप का हो सकता है, सबसे पहले सबस्ट्रेट आके इसको इंड्यूस करता है और जिसके अनुसार उसका शेप चेंज होता है, राइट। अब इनने क्या बोला कि यदि पोटेशियम साइनाइड क्या करता है, ये ऐसे थे और ये वाला पार्ट था, इधर आके जुड़ जाएगा पोटेशियम साइनाइड, और इसको उठा के बिगाड़ दिया, ले बंद ही कर दिया, जुड़ते रहो। समझ में आएगा? कहाँ जोड़ोगे? या पूरा हाथ को मैं पलटा नहीं सकता, पलटा दिया, राइट। पूरे का पूरा ऐसा कर दिया, जोड़ो जोड़ो, राइट। तो कुछ नहीं, क्या होने वाला, और ना डीनेचर कर देता है, डीनेचरेशन हो जाता है। जो है मैंने आपको बताया था कि जो ऊन के कपड़े होते हैं, राइट, खूब गर्म पानी में उबाल दो बढ़िया तरीके से, राइट, और फिर इसका देखो उनका डीनेचरेशन हो जाएगा तो फैल जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अब ऐसे थोड़े कि फ्रिज में रखने से फिर वही कभी सेफ हो जा रहा है, करके रखना, ठीक है। क्योंकि दिस वन इज एनिमल प्रोटीन, वूल जो होता है वो एनिमल प्रोटीन होता है, तो वो यदि डीनेचर्ड हो गया तो फिर इसके बाद रिवर्स नहीं होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं भैया फिर से ठीक हो जाएगा, अपन उसको कुछ रिवर्स लगा दें। इसलिए प्रोटीन का डीनेचुरेशन यदि स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए तो डॉक्टर्स जब आप बनोगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है, यदि वायरल डिजीज है, टेम्परेचर नीचे लाओ, टेम्परेचर नीचे लाओ, कैसे भी टेम्परेचर नीचे लाओ, दवाई पिलाओ, नहीं आ रहा तो वही एक काम करो, उसको उठा करके बर्फ के पानी में रख दो, राइट। तो कम से कम कैसे टेम्परेचर नीचे आए, क्योंकि यदि टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर बढ़ गया और प्रोटीन ही डिग्रेड हो गए तो कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, फिर तो दवाई वर्क करती है। इसलिए तो एक डेफिनेट टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो इसको डीनेचुरेशन करता है, यानी अंदर का प्रोटीन टूट जाएगा, अंदर का प्रोटीन वर्क नहीं करेगा, तो वहीं के वहीं कुछ ये फेल हो गया, कहीं वो फेल हो गया, सारी चीजें वहीं जरी रह जाती। ये एक मेन कारण होता है। इसलिए सबसे मेन चीज होता है कि बॉडी का टेम्परेचर नीचे रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो वायरल डिजीज में होती है, टेम्परेचर को नीचे लाना, और वही होता है जितनी भी पार्ट है। अभी भी जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, एक पैरासिटामोल, सुबह भी बुखार आएगा, शाम को भी आएगा, खा लेना, राइट। और क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज चलती रहती है। तो ये हो गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन है, KCN इसके ऊपर वर्क करता है, राइट। वर्क किया तो डायरेक्ट, यदि आपने नहीं करना यूज, ठीक है। तो ये हो गया, ये साइड वाला पार्ट चला गया, ठीक है। अब इसके बाद अपना ये सेंटर था, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, सारा कुछ हो गया, इधर से हमने बना लिया। और इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिसकी वजह से पूरा पार्ट क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में। 2H+ को बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाहर निकाल देना है, तो इधर एक एनर्जी जनरेट होती है जिससे ADP PI से मिलकर ATP का फॉर्मेशन करता है, ठीक। किसी को प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अब आप लोग बनाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद अब मैं आपको NCERT रीड करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम NCERT रीड कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ बताओ, कौन सा? आस्था, कोई दिक्कत तो नहीं है? आस्था? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. ठीक, ओके, हाँ बताओ। उसके नीचे बना लो अब उतना, हालांकि उसमें साथ में नीचे बना लेना, ध्यान रखना। यदि बाई चांस आप लोगों ने इधर बना दिया और इतना पोर्शन नहीं आ रहा है तो उसको क्या करोगे, अब नीचे बनाओ, थोड़ा और गैप के बाद नीचे बना लेना, लेकिन आप पूरा लिख देना, ठीक है। जब ये बनाओ ना, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखना इस वाले पार्ट में।
ये पूरा हो गया F1 F0 पार्टिकल, F1 ये हो गया F0, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़ना, 2H+ बनाना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एसिडिक एल्कलाइन, पीएच पूरा 7 to 8, 78 लिख दिया था, ठीक है 7 to 8, तो ये तो सबको मालूम ही है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हम हैं एनसीईआरटी रीड करने। अब कौन सा पार्ट रीड करेंगे? एनसीईआरटी। तो अब आप थोड़ा सा दूर खड़े होंगे, बिल्कुल दूर, राइट, जिसकी वजह से सब पोर्शन दिखाई दे जाए। ये तो हो ही नहीं सकता कि सारा पोर्शन दिखाई दे जाए, ठीक है। अब मैं नहीं दिखाई दूंगा, यही है, ऊपर वाला दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद दिख रहे हैं, अरे ये तो अटक गया, ले पास ला, घबरा गया बेचारा, मेरा मोबाइल घबरा गया था, मेरे से दूर गया, उसकी जान निकल गई, ठीक है। रुक जाओ, हाँ वो मेरे से दूर नहीं जाना चाहता, तो जाओ, चलो बेचारे को, ठीक है, दूर नहीं भेजता मैं। अब अपन मेक होस्ट, यस, चलो ठीक है। और इसमें स्क्रीन शेयर करते हैं भाई, चल भाई क्यों आ गया। एनसीईआरटी दिख रही है यहाँ, एनसीईआरटी बुक 11, एक तो 11th की एनसीईआरटी खुलने में बहुत टाइम लगता है। 14 ना, ये बहुत हैवी होती है ना, फाइनेंस की बहुत हैवी होती है। अरे ओपन हो गया, ठीक है। चलो, सबको दिखाई दे रहा है, एवरीवन, राइट। तो आप लोग को तो उसमें दिख रहा है, एनसीईआरटी देख सकते हो, और एनसीईआरटी आप लोग के पास भी है, यहाँ मैं बस उसको पढ़ता चला जाऊंगा, आप देखते चले जाओ एक एक चीज। द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज and utilize the energy stored in the NADH and H+ and FADH2, जो मैं आपको बता चुका हूँ। This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system. Okay, everyone, कोई दिक्कत नहीं। And the electrons are passed on to O2. श्रद्धा, समझ में आई बात? Electron transfer into the O2, result in the formation of the H2O, तभी बनता है। यदि बाई चांस O2 को ट्रांसफर नहीं किया तो नहीं बन सकता, right? The metabolic pathway through which the electron passes from the one carrier to the another is called the electron transport system, ETS कहलाता है, and it is present in the inner mitochondrial membrane। बहुत अच्छे से मार्क कर लो, बिल्कुल फ्लोरोसेंट पेन से सजा लो, बिल्कुल गोल्डन टाइप का दिखना चाहिए, ठीक है। चाहे तो उसमें कुछ जेवरात वगैरह भी लगा सकते हो, ज्वेलरी, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, सुनते जाएंगे, सुनेंगे बस बहुत अच्छे से, राइट। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय N-NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 1। किसी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू द, सुनेंगे बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है यहाँ, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू द यूबिक्विनाइन, ठीक है, यूबिक्विनाइन located within the inner membrane, located into the inner membrane. Ubiquinine also receive residue equivalent, मतलब वही H2 को via the FADH2 से भी रिसीव करेगा। अरे किया ना, यहाँ देख लो बना हुआ है, सामने भी दिख रहा है आप लोग को, NAD से भी रिसीव कर रहा है और FAD से भी रिसीव कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 that is generated during the oxidation of the succinate into the, समझ गए, सक्सीनेट बना हुआ है भैया, देख लो सक्सीनेट कैसे, सक्सीनेट से बनेगा, सक्सीनेट into the citric acid cycle, the reduced ubiquinone, जिसको अपन यूबिक्विनॉल कहते हैं, क्या लिख दिया यहाँ, यूबिक्विनॉल, राइट। कोई दिक्कत, लिखा हुआ है बिल्कुल, सबको आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यूबिक्विनॉल, ठीक है, इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम C। यहाँ की लैंग्वेज बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो आप सुनेंगे, बहुत अच्छे मेंदरमैन ने बोला, ठीक है। इन्होंने बोला कि यहाँ से जो रेड्यूस्ड इक्विवेलेंट है, ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा वो जाएगा इस जगह पर, लेकिन किसके थ्रू, 3 के थ्रू,
राइट। तो वही आगे लिखा हुआ है, वो आप सुनते चले जाना, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से बिल्कुल। द रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट प्रॉब्लम, राइट। उन्होंने बोला कि सी के पास इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है किससे होकर के, BC1 से होकर सी के पास पहुंचना है, और BC1 कौन से कॉम्प्लेक्स में आ गया, थर्ड वन। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यदि आप लोग कुछ बोलते हैं तो दिखता नहीं है, ठीक है। हाँ राइट, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इसको मार्क करो 20-25 बार, आउटर सरफेस, इधर देखो आउटर। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। अच्छा, वॉइस भी नहीं आ रही। अटक गया है, ठीक है, अब सही है। हेलो, आवाज सही आ रही है? यस सर। ठीक है सर बट वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो सर क्लियर अभी ठीक नहीं है। रुक जाओ, क्या बताएं, अब वो एंटीना मुझे अपने सिर पे लगाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का बना है। मुझे तो समझ नहीं आता, जियो जो है वो 100 Mbps की स्पीड की देता है और ये हालत है। ठीक है, चलो, तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ बोला था, कुछ रह गया था, 1 मिनट अभी था। ठीक, ओके ओके ओके, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, सुनिए कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन, राइट, सुनिए बहुत बढ़िया, स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर। जो मैं 20 बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। विच ऑफ द सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड एंड वर्क एज अ मोबाइल कैरियर, साइटोक्रोम C, राइट, इसको आप ध्यान रखना है। फॉर ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 and 4, कोई दिक्कत, बना हुआ है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाला कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर C। ठीक है, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 4 रिफर टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, राइट। कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोला जाता है, रिफर्स टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज लिखा हुआ है, किसी को प्रॉब्लम, राइट, हाँ। कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A and C and 2 कॉपर सेंटर। कितने कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर भाई उसमें बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को मे भी दिख जाए, ये 2 कॉपर सेंटर इसमें A and A3 में बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बना के पूरा का पूरा पोर्शन बता दिया है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, देन इसके बाद अपन आगे पढ़ रहे हैं। When the electron pass from one carrier to the another via complex 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक जो हो जाएगा, in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase. They are coupled to ATP synthase. Complex 5, right? Complex 5 को क्या कहा जाता है, ये है complex 5, जो लिखना मैं भूल गया, इसको बोला जाता है complex 5, ATP synthase। ये पूरा है ATP synthase, इसको अपन बोलते हैं complex 5। इस जगह पे मैंने लिख दिया, अब आप लोग वहां देख रहे हैं, यहाँ देख लो, यही चीज होती है, मैं कहाँ दिखाऊं पूरे ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है एटीपी सिंथेज, जिसमें प्रोट्यूड आउटसाइड और इनसाइड वाला पार्ट जो है, ये फोटोसिंथेसिस में लिखा हुआ है, तो उसको अपन रहने देते हैं। ठीक है, दे आर कपल्ड टू द एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी फ्रॉम द एडीपी and the inorganic phosphate के through. The number of the ATP molecule synthesized depends upon the number of the electron donor. सीधे सिंपल। और यही जो क्वेश्चन आया था आपकी बार AIPMT में आपकी बार पूछा गया था, जो अपन ने बोला था which of the following statement is incorrect। ठीक है, हाँ, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द NADP give rise to the 3 ATP molecule of ATP while the one molecule of the FADH2 produces the 2 molecule of the ATP। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत किसी को, किसी मैनर में बीगर बता दी। इसी चीज को उन्होंने क्या किया था, उल्टा करके दे दिया था अभी 21 में, राइट, यही था, अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो और प्रोड्यूस 2 molecules although the aerobic process of the respiration takes place only in the presence of O2। ठीक है, the role of the oxygen is limited to the terminal stage of the process, yet the presence of the oxygen is vital। क्यों vital होती है, because the activation of enzymes। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, the presence of the oxygen is vital since it drives the
राइट, ये भी आपको ध्यान। अब इसके अनुसार मैंने जो बोला उसके अनुसार आप बोल जाओ, राइट। जो मैंने बोला एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम आप भूल जाओ, आपको क्या याद रखना है, जो यहाँ रखना है, ठीक है। कि क्यों वाइटल होती है ये आपको मार्क कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। यट द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। ये आप मार्क कर लो। ये किस लिए जरूरी होता है, और पूरे सिस्टम मतलब मैट्रिक्स में से 2H+ को रिमूव करने के लिए, राइट। अब टर्मिनल एक्सक्यूज मी सर, मतलब बाहर बिल्कुल लास्ट वाला, हाँ हाँ O2 वाला, वही 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 वाला पार्ट। हाँ कुछ बोल रहे हैं सर इसमें जो लाइन लिखी है कि द नंबर ऑफ एटीपी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, सर वो वाला कंपाउंड है ना जो मैट्रिक्स से आके 2H+ से जुड़ेगा। तो आवाज वहां से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, फिर से श्रद्धा एक बार और। सर इसमें जो लाइन लिखी है द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, सर इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनर वो कंपाउंड है ना जो ज्वाइन करेगा, जो ज्वाइन करेगा, वही जैसे होता है ना, ये है द नंबर ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर वाला पार्ट होता है NADH भी इलेक्ट्रॉन डोनर के फॉर्म में होता है, FeDH2 भी, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मतलब अपन ने बोला कि NADH2 का जब H2 जाएगा तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, राइट, प्रोटॉन वाला पार्ट, और वही देगा। FeDH2 का भी H2 जब तोड़ेंगे तो वो दो पार्ट में होता है। इन दोनों के H2, NADH2 का जो H2 है ये वाला पार्ट क्या जाएगा, H+ फॉर्म में जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, FeDH2 वाला पार्ट जाएगा H+ में आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अपन को देखना है कि NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन देता है, FeDH2 का जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये 3 ATP बनाएगा, ये 2 ATP बनाएगा, राइट, ओके। यस सर। हाँ राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपन पढ़े, यट द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज वाइटल, लेकिन ध्यान रखना किस लिए वाइटल, बिकॉज दिस वन ड्राइव द होल प्रोसेस बाय द रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये ध्यान रखना, अनलाइक द फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, वेयर इट इज लाइट। अब ये अपन फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये मैंने आप लोग को बता दिया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था कि आप लोग को ध्यान हो, तो मैंने बोला था दोनों जगह पर एटीपी बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस में भी रेस्पिरेशन में भी, राइट, और दोनों में एटीपी बनने में एनर्जी लगता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेबलाइज होने में ग्रेडियंट लगता है, राइट। इस ग्रेडियंट के लिए जो लाइट होती है फोटोसिंथेसिस के, लाइट इस ग्रेडियंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रही है। और यहाँ इस जगह पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरी प्रोसेस करना है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। Unlike the photofossilation where it is the light energy that is utilized for the production of the proton gradient required for the phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction, right? Oxidation reduction. ये oxidation reduction ये part ये है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर देना है, इधर से इधर होना है, ये पूरा ये जो प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। So this one respiration is known as a redox process, right? ये redox reaction होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, in spite it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It is for this region the process is for the oxidative phosphorylation, right? इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, oxidative phosphorylation, respiration वाले पार्ट को, ठीक है। अब आप सुनते चले जाएंगे। You have already studied about the mechanism of the membrane linked ATP synthesis as explained by chemoosmotic hypothesis in the earlier chapter। तो अभी नहीं, ये मैंने यही एक्सप्लेन कर दी भाई, राइट, क्योंकि अपन ने फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा है, मैंने यही एक्सप्लेन किया कीमोस्मोसिस, ठीक है। As mentioned earlier, the energy released during the electron transfer system is utilized in synthesizing ATP with the help of the ATP synthase। ATP synthase कौन सा है, complex 5, आप मार्क कर लेना फिर से। This complex consists of the two major components, ये पहले भी लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस में भी यहाँ भी लिखा है, F1 कहलाता है and F0 कहलाता है। The F1 head piece is the peripheral membrane प्रोटीन, ये होता है पेरिफेरल मतलब प्रोट्यूड आउटसाइड, बाहर साइड जो निकला रहता है, वो अपन को मालूम है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन होता है, बाहर साइड निकला हुआ रहता है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, मैं इसको बोलता हूँ, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक अपन पेरिफेरल या आउटसाइड वाला प्रोटीन बोलते हैं, दूसरा इंटीग्रल बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर दसा हुआ रहता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। This is the complex consists of two major components, F1 and F0। The F1 head piece, ये हेड होता है, ये हेड, स्टॉक एंड बेस। जिनको नहीं मालूम है वो आप लिख सकते हैं, राइट, अच्छे से आराम से लिख लेना। इसको कहा जाता है हेड, इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको कहा जाता है बेस। इसको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में लिखवा भी दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पढ़ाया हुआ है,
राइट। इसलिए मैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम लगता है, जिससे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हेड पीस जाएगा कॉम्प्लेक्स, the H1 head piece is the peripheral membrane protein complex and contain the site for the synthesis of ATP from the ADP in inorganic phosphate। तो आप ध्यान रखना, हेड में ही ATP बनता है। F0 is N इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सा होता है? इंटीग्रल। अंदर वाला कौन सा होता है? इंटीग्रल। ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, राइट। Integral protein complex that form the channel through which proton across the membrane, inner membrane, right? Right, मैंने बोला कि इसके थ्रू, इसी के थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि 2H+ भाई साहब यहाँ से निकल जाओ, ये फैसिलिटी, तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन करता है। द पैसेज ऑफ द प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड, राइट। बहुत अच्छा पार्ट लिखा है, राइट, बहुत अच्छा पार्ट लिखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। द पैसेज ऑफ द प्रोटॉन through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component of the production of the ATP। मतलब कि जैसे ही पैसेज, इसको प्रोटॉन जो मूव करता है यहाँ से निकल करके, तो एनर्जी जनरेट होती है, जिसके ADP और PI मिल करके ATP का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब उन्होंने लिखा कि 2H+ का मूव करना और ATP का फॉर्मेशन एक कपलिंग रिएक्शन है, मतलब बनता है, राइट। एक कपल्ड रिएक्शन है, 2H+ यहाँ से मूव करेगा और ATP यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कपल्ड रिएक्शन मतलब कहना चाहिए, कपल्ड रिएक्शन मतलब साथ में होने वाली प्रोसेस समझेंगे कि दो साथ, हर जगह अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पे अपना मीनिंग है कि प्रोटॉन जब मूव करेगा तो एटीपी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वही होगा, द पैसेज ऑफ द प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of the ATP। तो दोनों पार्ट, प्रोटॉन मूव करेगा तो एटीपी बनेगा। फॉर ईच एटीपी प्रोडक्शन 2H+ passes from F0 from the intermembranous space to the मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। कोई प्रॉब्लम किसी को किसी भी तरीके से? हेलो, की प्रॉब्लम? बोले आज तो सर क्या बिल्कुल दिमाग को पका दिया सर आपने, खास तो आप, ठीक है, बहुत पढ़ा डाला, ठीक है। आप चलो, तो चलो यही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर एक डाउट है। बिल्कुल सर, यहाँ पे कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट क्यों लिखा है? कहाँ पर? सर आपने जो कपल्ड वाली लाइन बताई थी उसमें कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट क्यों लिखा था? ये कैटालिटिक साइट मतलब इससे कैटालाइज हो करके जब ये 2H+ यहाँ से मूव करता है फिर यहाँ जो, इसलिए बोलते हैं तुम लोग ना, मुझे ना ऑनलाइन बंद करना है, बिल्कुल सही में ऑनलाइन बंद कर दूंगा जिस दिन अच्छा रहेगा, फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इकट्ठे पूरे उठा के सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया आराम से जो पूछना पूछते हैं, एक दिन यहाँ घुमाओ, एक दिन यहाँ घुमाओ, एक दिन वहां घुमाओ, राइट, ठीक है। कैटालिटिक साइट मतलब होता है कि 2H+ निकलता है तो इससे एनर्जी जनरेट होती है, तो इसके एटीपी एंजाइम, एंजाइम में कैटालिटिक साइट होती है ना, तो वो कैटालिटिक साइट दोनों को जोड़ के एटीपी बना के देती है, सीधे सिंपल, राइट। किसको उसको जोड़ेगा? एडीपी और पीआई को जोड़ करके एटीपी बनाएगा, कैटालिटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये यानी नोट करना, ठीक है। अरे सर, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलने का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? प्रोटीन, सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कहाँ पे लिखा है? सर F1 F0 को बार बार प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिखा है सर, ऐसा क्यों? F1 F0 वाला पार्ट? यस सर, सर उनको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। हाँ, ये सब जो पार्ट होते हैं ना बहुत सारे पोर्शंस के बने होते हैं, ये पार्ट बहुत सारे पोर्शंस का बना है, ये पार्ट बहुत सारे पोर्शंस का बना हुआ है, ये पार्ट बहुत सारे पोर्शंस का बना होता है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स से मिलकर बना होता है। यहाँ और भी होते हैं, यहाँ बाहर और भी लगे होते हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखें, बहुत बड़े 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 शानदार टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप लोग बोलो तो कभी दिखाता हूँ आप लोग को रियल वाला, ठीक है। रियल एटीपी वाला जो है ना, डायग्राम में जो बना हुआ है, मेरे पास साइटोलॉजी की बुक है, राइट, पवार की इतनी बड़ी, जिस रामायण आती है बिल्कुल इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी बुक और इतनी मोटी, राइट, उसमें दिखाएंगे आपको, पवार की बुक का दिखाते हैं, ठीक है। और आप लोग देख के चकरा जाओगे कि बाप रे इतनी सारी चीज इसमें, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। चिंता मत करो, तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ही है। अब अपन देखते हैं फिर से एक बार, ठीक है। होस्ट तो दूसरा हो गया, देन अगेन आप लोग के पास तो वो है ना, वो वाला पोर्शन निकालो जरा।
आयुषी, तुमने अभी वाला जो उस दिन अभी जो मैंने जो अभी बोला था ना, वो कहाँ रखा है? अच्छा, स्कैन वाला पॉइंट 14 सितंबर कर दिया था। अरे अब अच्छा कैसे? इधर आओ, इसको सीधा करो, इधर ही। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, निकल आओ इधर से, उसको सीधा करो। नीचे वाला, हाँ सही है, थैंक यू मैडम। दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। अब यही चीज मैंने, ये आप चाहे तो ये डायग्राम मैंने बनाया था, मैं बहुत हेल्प कर देता हूँ सबकी, ठीक है। तो आप लोग को जैसे इनका मैंने बोला कि आपको इसकी सॉफ्ट हार्ड कॉपी मिल जाएगा, चलो हार्ड कॉपी में पूरा बना हुआ। अब इसको समझो, अब जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, तुम लोग निकाल लो। रखा कि घर में रख के आ गए है? पक्का कि घर में रखा है? ठीक है, हाँ लाना जरूर। देखो यहाँ से सबसे फर्स्ट नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है जो सबको दिख रहा है, ये है NADH डिहाइड्रोजनेज, जिसमें NADH+, राइट, अपना जो हाइड्रोजन है ये प्रोवाइड करेगा FMN को, और FMN से फिर FES से होता हुआ कहाँ चला जाता है? यूबिक्विनाइन। यूबिक्विनाइन जो है इसको यूबिक्विनाइन, यूबिक्विनॉल, और कहाँ भेज देता है? साइटोक्रोम BC1 के पास, राइट, और BC1 के बीच में ये वाला पार्ट है। तो इन्होंने बोला कि यूबिक्विनाइन हर जगह प्रेजेंट होगा, जो कि जिसके थ्रू होकर के जितने भी यूबिक्विनॉन होते हैं, ये अपना जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ आप देखेंगे इसका यूबिक्विनॉल दिख रहा है ना सबको? कर्सर दिख रहा है, ठीक है? नहीं कर्सर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कम से कम दिख रहा है UQ और UQH2, ठीक है? ये दोनों में से आप देखो हाइड्रोजन अंदर आ गया, हाइड्रोजन 2H+ यहाँ या 4H+ यहाँ आ गया, ठीक है, उन्होंने भेज दिया। FMN से देखो, नहीं मेरा वाला, हाँ मेरे वाला जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें FMN से FES, फिर UQ से UQH2। अब UQH2 ने क्या किया? 2H+ को अंदर भेज दिया पेरिकॉन्डल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे दिया? साइटोक्रोम 20 के पास। इसी के साथ साइमल्टेनियसली दूसरा भी सिस्टम चलता है, कॉम्प्लेक्स 2 भी चलता है ना, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना, राइट, और फिर इसके बाद H2 कहाँ चला गया? FAD के से होकर के कहाँ पहुंचा? H2 कहाँ पहुंच गया? FAD का जिसने कहा दे दिया UQ के पास, UQ से कहां पहुंचा? UQH2 वाला जो पार्ट है इसको दो भाग में तोड़ देगा, राइट, H2 यानी H+ और इलेक्ट्रॉन फिर से कहां चला गया? साइटोक्रोम B के पास, राइट, और H+ कहां चला गया? पेरिकॉन्डल स्पेस में। समझ में आई बात? अब वो जो इलेक्ट्रॉन था उसको देखो, साइटोक्रोम B से निकल के कहां पहुंच जाता है? C1 में। साइटोक्रोम B से कहां? C1 में। C1 से कहां पहुंचता है? साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C कैसा है? मोबाइल एलिमेंट है, वो मूव करके कौन से वाले सिस्टम के पास पहुंच जाता है? नेक्स्ट नंबर कॉम्प्लेक्स में, 4th नंबर कॉम्प्लेक्स में। 4th नंबर कॉम्प्लेक्स कौन सा है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जहां दो कॉपर सेंटर के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? AN A3, राइट, और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाता है? O2 के पास। O2 जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2H+ को फिर उठा लेता है, और जिससे किसका फॉर्मेशन हो गया? H2O का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और 2H+ जो है लगातार इसमें पेरिकॉन्डल स्पेस में यदि बढ़ते चले जाते हैं तो इस जगह पे pH जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें प्लस चार्ज बढ़ते चला जाता है, और ये ATP सिंथेज ये पूरा है एंजाइम जो बाहर साइड जो पूरा बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, राइट, और ये जो पूरा पोर्शन हो गया मैंने बनाया था, हाँ मेरी राइटिंग है कि नहीं है? हाँ मेरी राइटिंग है, ठीक है। ये ATP सिंथेज हो गया, कॉम्प्लेक्स 5 होता है, और इसमें F1 और F0 पार्टिकल दोनों प्रेजेंट है। यहाँ से 2H+ जाएगा तो ADP PI से मिलकर के ATP का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। तो ये पूरा इसमें जगह पे सारी चीजें बनी हुई दिख रही हैं आपको, जो कि एनसीईआरटी का ही पोर्शन है। ऊपर अरे वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना। देखो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना, कौन सा नंबर? 8 नंबर प्रोसेस, 8 नंबर, राइट, और उस जगह पे क्या होता है? H2 जो निकलता है वो कौन रिसीव कर लेता है? FAD। कौन रिसीव करेगा? FAD, और FAD फिर अपना जो हाइड्रोजन होता है वो किसको भेज देता है? यूबिक्विनाइन को। NAD FAD किसको भेजते हैं? UQ को तो भेजते नहीं। ये देखो नहीं बनाया, NAD वाला पार्ट FMN के थ्रू होकर के यहाँ भेज दिया, ये वाला पार्ट इसमें यहाँ भेज दिया, और यहाँ पर FMN आ गया, बस ये वाले पार्ट में FMN, तो मैंने भी FMN आपको बता दिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, सारी का सारा बड़ी का अच्छे तरीके से समझाया है। और ये वाला जो पोर्शन है वो आप चाहे तो यहाँ से आप ले लेना, ठीक है। ये चार्ट आपको ये वाला जो एनसीईआरटी वाला जो अभी मैंने दिखाया था, ये आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो इसलिए भी कि यदि बाई चांस आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, यदि आपको ये बनाने तो आएगा नहीं, है ना, ये बनाने नहीं आ सकते, लेकिन यदि बाई चांस बनाने के लिए दिया जाता है, कभी कभी कुछ है कॉन्वेंट नहीं, सेंट जोसेफ वाले जो है ना वो थोड़ा मैडम
समझ गए? नहीं, मैं दिमाग में हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए वो दे सकते हैं, आप ये ध्यान रखो, कुछ भी किसी भी तरीके से, ठीक है? तो आप लोग तैयार रहना, तब आप ये वाला पार्ट नहीं बनाना है, इसमें तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? वही बनाना जो मैंने बना करके दिया, स्पेसिफिक केवल सेंट जोसेफ वाले, यदि जितने भी तो संभल के रहेंगे वहां वाले, ठीक है? और सब वाले तो सुखी संपन्न है, कोई दिक्कत ही नहीं। कॉन्वेंट वाले बार परेशान होते हैं और कोई नहीं होता। हाँ, जो मैंने बनाया है ना, जो मैं यहाँ से सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, वही एनसीईआरटी का ही, क्योंकि वो थोड़ा क्लियर बना हुआ है मेरा वाला पार्ट, और इसमें इतना कलर किया है कि वो खुद ही नहीं समझ सकते क्या है, राइट? इसलिए अपन को जो मैंने बना के दिया वो आप बना दें। हाँ, ये है आपका नीट, ये है आपका नीट, ये पूरा पोर्शन जो मैंने आपको बना के दिया, इससे आपके पूरे कवर हो जाएंगे नीट के, राइट? वो देखो, नीट के लिए आपको एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं पढ़ना, नीट के लिए आपको मेरा ये पढ़ना है, ये वाला जो पार्ट है ये पढ़ेंगे। 11th के लिए आपको, समझ गए? ये थोड़ा आप लोग के लिए है, यदि 11th में आपका डिस्क्रिप्टिव आया, ये आप अच्छे जान को, केवल एक स्कूल वाले में तैयारी करेंगे, दूसरे कोई मत तैयारी, राइट? दूसरे स्कूल वाले केवल या तो क्रैब साइकिल या ग्लाइकोलिसिस पूछेंगे, केवल जोसेफ में बार आ सकता है ना क्रैब ना ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस पूछेंगे वो, ठीक है? पक्का, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखो, मेरी बात ध्यान रखो, बताना, लेकिन पक्का मैं लोग जानता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है? तो चलो, इसके बाद अपन नेक्स्ट पीरियड में अब मिलते हैं। इसको आज समझाने में काफी टाइम चला गया। सर आपने जो वो अभी स्क्रीनशॉट किया था वो वाला डायग्राम एक बार फिर से दिखा दीजिए। स्ट्रक्चर वो वाला अभी चार्ट, यस सर। क्यों यहाँ से मंगाओ सर उसमें मुझे कोई डाउट था। डाउट था, चलो भैया उसका डाउट भी अपन देख लेते हैं, कहाँ गए? इस जगह है, हाँ ये है, ठीक है, ओके। हाँ पूछो सर इसमें ये NADH2 से जो नीचे वाला एरो बना है ब्लू वाला, उसमें 4H+ क्यों लिखा है? इस वाले पार्ट में। यस सर। हाँ, ये इन्होंने सब जगह 4H+ ही दिया हुआ है कि 2 के मैनर में इसमें इन्होंने लिया है, ठीक है? 2 के मैनर में लिया है, जितने बनेंगे 2 के हिसाब से बनेंगे सब, पायरुविक एसिड के हिसाब से, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, इससे इन्होंने 4 लिख दिया है बहुत जगह पे, यहाँ भी 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, जो उन्होंने लिखा है श्रद्धा कई जगह पर ना इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, बहुत जगह पे गड़बड़ करी है, और हो सकता है, सुनो, इसलिए क्या है कि अपन को वैसे ही याद कर लेना है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है? बंदे ने कुछ और बना के दिया हो, प्रिंटर ने कुछ और कर दिया हो, ठीक है? तो अपन को जो इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार ही अपन अभी वर्क कर लेंगे, क्योंकि ये जो ETS का अभी जो डायग्राम इन्होंने बनाया वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी जगह पे, ये इन्होंने नया बनाया है और किसी न किसी अपने यहाँ के इंडियन डिस्कवरर ने बना दिया है, ठीक है? इसलिए अपनी समझ में नहीं आ रहा है बस, ठीक? और कुछ सर और वो साइटोक्रोम AA3 में जो 2H+ बाहर आ रहा है PCS में, सर वो वाला पार्ट भी एक बार फिर से बता दीजिए। AA3 वाले पार्ट से ना 2H+ से बाहर आ गया है ना, बाहर आ रहा है, वास्तव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जरा एनसीईआरटी में AA3 से 2H+ बाहर आ रहा है, एनसीईआरटी में है बाहर कि नहीं है? सर है बाहर। हाँ, उसमें भी बाहर आ रहा है, 2H+ जो है वो बाहर आ रहा है, वो गलत निशान लग गया है, वो गलत है, 2H+ वो बाहर वहां से आएगा ही नहीं, गलत है वो, ठीक है? अब एनसीईआरटी के अनुसार है तो अपन भी बना लेते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है, उसको आप लोग काट देना, मैं भी काट दूंगा। ओके सर। ठीक है? अब मैं भी अलग कर दूंगा, उसमें तो कोई साइट ही नहीं है, वहां से बनती नहीं, वो असल में मैंने बोला ना प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत जगह पे, ये अभी ये सुधारेंगे, जब भी सुधारेंगे। ये 2H+ जो वाला जो पार्ट है, कर्सर यदि देखते हैं तो इधर से ये इन्होंने जोड़ा होगा, केवल यहाँ तक बंदे ने उठा करके यहाँ तक उसको जोड़ दिया, ठीक है? वो यही होगा, 2H+ जो है ये क्या होगा, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? आप 2H+ जुड़ेगा, इस वाले पार्ट से 2H+ जुड़ेगा तो H2O बन जाएगा, राइट? ये वाला पार्ट बनना चाहिए। जरा एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी में क्या दिया है? हाँ नहीं, 2H+ हमने अलग से भी ले लिया, यहाँ से यहाँ 2H+ कौन लेकर के आएगा? कोई नहीं ला सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 नहीं लाता है, ठीक है? और भी हम देख लेंगे इसमें, हालांकि नहीं है, उसको अपन को अलग करना है, केवल 2H+ यहाँ होगा तो ना 2H+ पर जाता है, उसमें जितने बनेंगे तो ATP से ATP का फॉर्मेशन होगा, बस इतना ही होगा, ठीक? चलो अब यस सर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू एवरीवन, बस नेक्स्ट थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपन एंड कर देंगे, ठीक है? बस रेस्पिरेटरी RQ वगैरह पढ़ाना है, और जस्ट नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा कौन सा पार्ट?